नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहली खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से विधानसभा के अध्यक्ष ने मुलाकात की है। तीरथ सिंह रावत से विधानसभा के स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने मुलाकात की है और इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। सीएम को फूल का गुलदस्ता देकर उन्होंने बधाई दी है और आने वाले टेन्योर के लिए शुभकामनाएं दी है। तो ये एक कटसी कॉल बताया जा रहा है। एक जो मुलाकात हुई है इसे एक शिष्टाचार भेंट कहा जा रहा है। स्पीकर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और उन्हें बधाई दी है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होने का और आगे के कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी हैं। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से आज मुलाकात हुई है स्पीकर की, और स्पीकर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे प्रेमचंद अग्रवाल, जिन्होंने उन्हें बधाई दी है। सीएम तीरथ सिंह रावत से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उनको शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी हैं। और क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत ऐसी चीजें हैं जिसका सामना बतौर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को करना है, और एक सीएम और स्पीकर के बीच एक आत्मीय रिश्ता भी है। उस नाते भी वो बधाई देने के लिए पहुंचे थे। एक संवैधानिक स्थिति भी बनती है जब स्पीकर और सीएम मुलाकात, स्पीकर हाउस के मुखिया होते हैं, संरक्षक होते हैं, और सीएम सरकार के मुखिया हैं। दोनों के बीच ये मुलाकात हुई है और इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। शिष्टाचार मुलाकात है क्योंकि जब से उन्होंने पदभार ग्रहण किया उसके बाद दोनों की मुलाकात हुई नहीं थी, तो ये पहली मुलाकात है। और प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके उन्हें बधाई दी है और उनके कार्यकाल के लिए उनको शुभकामनाएं दी हैं कि उनका जो कार्यकाल हो ऐतिहासिक हो, उत्तराखंड के सपनों को जो पूरा करने का ख्वाब उन्होंने देखा है वो पूरा हो, जो उनके प्लान्स हों वो एग्जीक्यूट किया जाए, वो धरातल पर चीज़ें नजर आए, उत्तराखंड में विकास को जारी रखा जाए। तो देहरादून में आज स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से। मुख्यमंत्री से मुलाकात करके उनको बधाई दी है, उनको शुभकामनाएं दी हैं, और ये मुलाकात एक शिष्टाचार भेंट रही है क्योंकि सीएम की कुर्सी पर आसीन होने के बाद स्पीकर से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। तो मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री से स्पीकर। हालांकि दोनों के बीच बिल्कुल उत्तराखंड के विकास से जुड़ी बातचीत भी हुई होगी। ये एक संवैधानिक व्यवस्था भी है कि जब कोई नए सरकार के मुखिया आते हैं तो स्पीकर भी अगर कोई बनते हैं तो सीएम क्योंकि सरकार के मुखिया होते हैं, सदन के नेता होते हैं, और स्पीकर उनके संरक्षक होते हैं, तो दोनों के बीच एक संबंध है संवैधानिक तौर पर भी, उसको भी दोनों को फॉलो करना होता है। देहरादून में तीरथ सिंह रावत कैबिनेट में मंत्री पद का शपथ लेने के बाद बंशीधर भगत से हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव ने खास बातचीत की है। तीरथ सरकार की नई कैबिनेट गठित हो चुकी है। वरिष्ठ मंत्री बंशीधर भगत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शपथ हो चुकी, पहली कैबिनेट की बैठक हो चुकी, किस तरीके से अब काम को आगे बढ़ाना है, क्या कुछ प्रायोरिटीज रहेंगी? हर चीज प्रायोरिटी है। जो जनता के हित में हम कर सकते हैं उसको हमको करना है, और सारी टीम लगी हुई है। संगठन और सत्ता दोनों मिलकर के प्रदेश के विकास में आगे बढ़ाना है ताकि 2022 को हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः लौटा सकें और कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन हो, कार्यकर्ता में उत्साह आए, कार्यकर्ता को लेके हम जनता के बीच में जाएं, ये हमारी प्राथमिकता है।
सर पहली कैबिनेट बैठक में दो अहम फैसले हुए हैं। एक तो कोविड के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए थे उनको वापस लिया गया और दूसरा एक कमेटी बनाई गई है जिसका नेतृत्व आप करेंगे कि 2016 के बाद जो प्राधिकरण बने उसमें जो मानचित्र पास करने को लेकर के विधायकों में लगातार असंतोष रहा है, वो कमेटी किस तरीके से काम करेगी और किन किन बिंदुओं को लेकर के आप लोग देखेंगे? देखिए, एक तो कोविड वाले जो मामले थे वो एक राजनीतिक भी नहीं थे, कुछ नहीं थे, बस केवल लोग काम कर रहे थे तो उनको उस समय लॉकडाउन की वजह से धाराएं लगा दी गई और उन पे केस कर दिए गए। वो केस सब उठा लिए गए हैं। दूसरा, ये जो प्राधिकरण का विषय है, प्राधिकरण में लगभग मोटा मोटा हमने तय कर लिया है कि जो पूर्व में प्राधिकरण का स्वरूप था वही स्वरूप रहेगा। जो नए ग्रामीण क्षेत्र शहरों में सम्मिलित हुए हैं उनको उसमें शामिल नहीं करेंगे। और डिटेल से जाने के लिए एक बार 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, वो कमेटी एक बार फिर बैठ के विचार कर लेगी। जो ठीक होगा, जनता के हित में होगा, उसको करेंगे। पोर्टफोलियो अभी डिसाइड नहीं हुए हैं, मुझे लगता है आज पोर्टफोलियो डिसाइड हो जाएंगे, उसके बाद काम में और गति आएगी। निश्चित रूप से आएगी। जब मुझे पता लग जाएगा कि मेरा ये विभाग है तो फिर मैं उस विभाग में ज़्यादा रुचि लूँगा। अभी तो एक जनरल मामला है, लेकिन कल तक शायद पोर्टफोलियो बढ़ जाएंगे तो अलग अलग विभाग को अलग अलग व्यक्ति देखेगा तो गति आएगी। सरकार में वरिष्ठतम मंत्री हैं आप, वो तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा दायित्व, सबसे ज्यादा जो है आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी होंगी। सभी वरिष्ठ हैं, कौन कनिष्ठ है? सब वरिष्ठ मंत्री हैं, सब समझे हुए हैं और जिम्मेदारी भी सामूहिक होती है, अकेले की नहीं होती। सब लोग साथ मिलकर चलेंगे, मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करेंगे और सब लोग मिलकर के जनता की सेवा करेंगे। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थे वंशीधर भगत जी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग एक टीम के तरीके से काम करेंगे और टीम जब काम करेगी तो नतीजे बेहतर ही होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। देहरादून में तीरथ कैबिनेट में संस्कृत में मंत्री पद के शपथ लेने के बाद अरविंद पांडे से हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने बातचीत की है। नए नेतृत्व के साथ नई कैबिनेट गठित हो चुकी है, लेकिन उसमें पुराने चेहरे सब वापस लाए गए हैं। अरविंद पांडे जी इस वक्त हमारे साथ है। संस्कृत में शपथ ली थी उन्होंने। सबसे पहले उनसे जानते हैं, सर संस्कृत में शपथ लेने के पीछे हर कोई तारीफ कर रहा है कि कम से कम आपने जो है संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए संस्कृत में शपथ ली, और कोई मकसद था इसके पीछे? इस कार्य के लिए जिन लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया है, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। वजह कोई नहीं, हम लोग देवभूमि के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं का यहाँ वास है। माँ गंगा का उद्गम यहाँ से हुआ है। संस्कृत हमारे प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है। निश्चित ही इसके उत्थान के लिए, संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए काम हो, इस निमित्त और प्रदेश की प्रगति के लिए कुछ अच्छे शब्दों का उच्चारण हो जाए तो किस घड़ी माँ सरस्वती का वास किसकी जुबान पर होता है। इससे प्रदेश के कल्याण के लिए इस सोच के तहत ये शपथ ली गई है और इसके लिए जिन्होंने हमारी प्रशंसा की, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। आपके पास प्राथमिक शिक्षा का दायित्व था और सबसे बड़ी बात है संस्कृत एक बुनियाद के साथ, जो बुनियाद खत्म होती जा रही है, आपको लगता है कि ये जो नई दायित्वों के साथ जो है अब आगे बढ़ेंगे? पोर्टफोलियो तो ये तो डिसाइड नहीं हुआ, पर मुझे लगता है मैक्सिमम पोर्टफोलियो रिपीट करेंगे। अगर आपके पास दोबारा प्राथमिक शिक्षा आता तो संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्रायोरिटीज रहेंगी? संस्कृत विभाग में आज तक इसका विनियम कभी नहीं बना, जिसको हम कैबिनेट तक ला चुके हैं। उसे विनियम को प्रस्ताव पास कराना और जो संस्कृत शिक्षा को देने का काम जो हमारे आचार्य बंधु कर रहे हैं, उनके नियुक्ति को लेकर अभी तक कोई भी सकारात्मक एक कोई प्लेटफॉर्म नहीं बन पाया। उसके लिए हमने काम किया है। हमारे यहाँ लगभग 100 से ज़्यादा हमारे आचार्य थे जो अनियमित रूप से काम करते थे, उनका वेतन भी निर्धारित नहीं था। हमने गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से उसी तर्ज पे सेवाओं को देखते हुए 5 साल की सेवा, 10 साल की सेवा, 15 साल की सेवा, इसको देखते हुए हमारी कैबिनेट की समिति बनी थी। उस समिति ने निर्णय लिया है। तो वह इस प्लेटफॉर्म के बाद जो सेकंड पार्ट का जो काम है, विनियम लागू होना, विनियम लागू होने के बाद हमारे पाठ्यक्रमों का लागू करना,
ये सब काम किया जाएगा, जिससे निश्चित ही संस्कृत में बढ़ावा आएगा। सर, सबसे बड़ी बात है, पहली कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, उसमें एक कमेटी में आपको भी सदस्य बनाया गया है, जिसमें प्राधिकरणों के मानचित्रों का जो विवाद, विधायक लंबे समय से इसका विरोध करते हैं, जनप्रतिनिधि विरोध करते हैं। बिल्कुल, मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जो कार्यकर्ताओं की और प्रदेश की एक एक भावनाओं को बहुत ढंग से जानते हैं, मर्मज्ञ हैं इसके। उन्होंने जो निर्णय लिया है कि जो प्राधिकरण जब से लागू हुआ है, उससे पहले की स्थिति क्या थी, हमने उसको बहाली की मांग की और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस जन भावनाओं को देखते हुए तत्काल उन्होंने निर्देश दिया और हम 2 मंत्रियों की कमेटी बनाई। माननीय बंशीधर भगत जी हमारे वरिष्ठ हैं, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा, तो हम लोग 2 लोग सदस्य हैं उसमें, और दोनों लोग मिलके जो आम जनता को इस प्राधिकरण की वजह से दिक्कत आ रही थी, उसका रिपोर्ट हम बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर अपनी समिति की बैठक करके हम रिपोर्ट देंगे, ताकि प्राधिकरण से आम जनमानस को निजात मिले। एक आखिरी सवाल, ब्यूरोक्रेसी को लेकर के सवाल हमेशा से खड़े होते रहे। अब चूंकि नई सरकार गठित हो गई, नए मुखिया गठित हो गए हैं, नए सिरे से आप लोग काम करेंगे, आपको लगता है ब्यूरोक्रेसी में कुछ रद्दोबदल होना चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक तब्दीली होनी चाहिए, ताकि और मुस्तैदी के साथ काम हो सके? देखिए, ब्यूरोक्रेट्स हमारी सरकार का बहुत बड़ा एक हिस्सा है और कहीं किसी बात को लेकर विवाद नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा है, आगे भी नहीं रहेगा, क्योंकि विवाद तो वहाँ होते हैं जहाँ मुख्य उद्देश्य से भटक कर कुछ और उद्देश्य नेताओं का या राजनीति का या सरकार का जब बन जाए। विपक्ष तो आरोप लगाता है ब्यूरोक्रेट्स ही सरकार चला रहे थे अभी तक, जो है। विपक्ष के लिए मैं इस शुभ अवसर पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। वो है संविधान के तहत, लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत विपक्ष की भूमिका उनको मिली है और विपक्ष की भूमिका के तहत हमारा विरोध करना ही उनका दायित्व है, इस नाते मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थे अरविंद पांडे जी, जिन्होंने जो है तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की और अपनी प्राथमिकताएं भी बताई कि किस तरीके से संस्कृत में केवल उन्होंने शपथ नहीं ली है, बल्कि संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं और आगे मौका मिलेगा तो उसे मुकाम तक पहुंचाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। देहरादून में तीरथ कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद हरीश सिंह रावत से भी बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने। तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड की नई कैबिनेट गठित हो चुकी है। एक बार फिर से हरीश सिंह रावत ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। सबसे पहले हमारे साथ हरीश सिंह रावत जी हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन इसके साथ कई नई चुनौतियां भी आपके पास हैं। विपक्ष को जवाब देना है, अभी चुनाव में भी जाना है और सरकार को जो जनता की जो उम्मीदें हैं उसे भी पूरी करना है। किस तरीके से इन चुनौतियों को देखते हैं? देखिए, क्योंकि मैं तो त्रिवेंद्र राव जी के साथ भी मंत्रिमंडल में था और जो 4 साल में हमने विभागों को और प्रदेश को समझा है, और विशेष करके ये उत्तराखंड एक राज्य आंदोलन के जन भावनाओं के आधार पर बना है। माननीय अटल जी ने इस राज्य को बनाया है, तो बहुत सारी उम्मीदें लोगों को उत्तराखंड से हैं और इस समय उम्मीदें इसलिए भी ज़्यादा हैं कि लोगों को लगता है कि दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो हम ज़्यादा अपेक्षाएं लोगों को हमसे हैं। और माननीय मोदी जी ने जिस तरह उत्तराखंड को अकेली 2 योजनाओं में, चाहे 4 धाम योजना हो, चाहे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग योजना हो, अकेली 2 योजनाओं में लगभग 40,000 करोड़ से अधिक की धनराशि इन 2 योजनाओं पर खर्च हो रही है और बाकी योजनाएं अलग है। तो मैं सोचता हूँ ये भारत सरकार और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह उत्तराखंड के लिए सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है, उत्तराखंड को सबसे अधिक सहयोग दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी और अधिक बन जाती है कि हम अपने उच्च नेतृत्व के मार्गदर्शन को, उनके सहयोग को आम लोगों तक पहुंचाएं, उन तक गांव के अंतिम छोर तक, प्रदेश के अंतिम छोर तक हम विकास की योजनाओं को पहुंचाएं और विशेष करके उत्तराखंड के युवाओं को कैसे हम रोजगार से जोड़ा जा सकता है। और ये केवल एक ख्याली पुलाव नहीं होना चाहिए, ये केवल एक सपना नहीं होना चाहिए, ये केवल स्लोगन नहीं होना चाहिए, ये दिखाई देना चाहिए कि हम सचमुच लोगों को रोजगार से हमने जोड़ा है। हरीश सिंह जी, बहुत बड़ी उम्मीदों के साथ आप लोग सत्ता में आए, स्पष्ट बहुमत मिला, ऐतिहासिक बहुमत आप लोगों को मिला। उसके बाद 4 साल जिस तरीके से चीजें निकली, विपक्ष कहता है ये अस्थिर था, 4 साल तक पूरी तरीके से जनता को छला गया।
अब अगर एक साल में नेतृत्व परिवर्तन करके आपने कहीं ना कहीं एक चीज तो किया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन अब जब एक साल आपके पास बचा है तो आपको उन जन अपेक्षाओं को पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। और साथ ही पलायन आपका, अभी भी कहते हैं पानी और रवानी दोनों नहीं रुकते, पानी और जवानी पहाड़ की दोनों नहीं रुकते, वो आज भी बरकरार है। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। देखिए, नंबर वन तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि केवल इसलिए कि कोई खामियां थी इसलिए प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, या पार्टी किसकी उपयोगिता कहाँ है। बहुत सारे प्रदेशों में चुनाव हुए हैं और राष्ट्र नेतृत्व को लगा कि तीरथ राव जी का उपयोग हम अन्य क्षेत्रों में कर सकते हैं और तीरथ सिंह रावत जी का उपयोग हम यहाँ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि 5-4 साल सरकार ने कुछ नहीं किया। 4 साल बहुत अच्छा काम किया प्रदेश ने भी और केंद्र ने भी। तो नेतृत्व परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि काम अच्छा नहीं हो रहा था इसलिए नेतृत्व परिवर्तन किया गया, क्योंकि ये हमारी पार्टी नेताओं की पार्टी नहीं है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ जब जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है वो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करता है और बखूबी करता है। और हर कार्यकर्ता समझता है कि मुझे आज कोई जिम्मेदारी दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा नेता हो गया हूँ, या मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। और एक सामान्य कार्यकर्ता को कभी कुछ जिम्मेदारी दी जाती है तो वो काम करता है। उसी कार्यकर्ता को कल दरी बिछाने की जिम्मेदारी दी जाती है तो दरी बिछाता है। दरी बिछाने वाले को कभी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाती है। बड़ा सवाल है, टीम पुरानी है, कैप्टन नया है, और कई बार देखा गया है कि जब टीम में बहुत अनुभवी चेहरे होते हैं और कोई कैप्टन आता है नया तो उसको जो है उस तरीके से कोऑपरेशन नहीं मिलता। लेकिन चूंकि तीरथ सिंह रावत खुद एक अनुभवी चेहरे हैं जो है, और आप सब लोगों ने तो लंबा अनुभव सरकार में भी आप लोगों ने देखा और संगठन में भी आप लोगों ने देखा, तो कैसे सामंजस्य बन पाएगा नई टीम के साथ, क्योंकि एनर्जी कार्यकर्ताओं में तो दिखाई दे रही है। देखिए, मैं सोचता हूँ तीरथ को, क्योंकि तीरथ रावत एक तरह से, मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में जब प्रोफेसर था तो वो वहाँ छात्र राजनीति कर रहे थे, मैं तब से जानता हूँ बहुत नज़दीक से। तीरथ रावत जी ने विद्यार्थी परिषद में और मेरे साथ काम किया, हम लोगों ने मिलजुल कर काम किया छात्र राजनीति में। उसमें जो एक तो जो सबसे अच्छा गुण है कि वो सबको इज्जत देना जानता है, कार्यकर्ताओं से कोई अहम नहीं है, कोई षड्यंत्र करने की, और जिस तरह बहुत सारे लोगों में होता है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो भावना उनमें नहीं है तीरथ जी में। तो मुझे इसलिए पूरा भरोसा है कि जब व्यक्ति, देखिए कोई मैं जैसे मैं उम्र में बड़ा हूँ, या आप कहो कि आप लोग 8-8 बार आप मंत्री रहे, हाँ, तो आपके पास अनुभव भी अपार है जो है। अगर आप कहें तो उस स्थिति में तो तीरथ सिंह रावत जी मेरे सामने मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मेरे विद्यार्थी रहे। लेकिन इसके बावजूद भी भाई देखो, कोई किसी को क्या चाहिए, इज्जत चाहिए। अब कल की पहली कैबिनेट में हमारे बहुत मंत्री बड़े खुश हुए जब तीरथ जी ने कहा कि भाई सब आप लोग बताओ क्या करना है। यही तो चाहिए किसी को। देखिए, राजनीति में हो या चाहे मजदूर हो चाहे बच्चा हो, सबको एक अपनापन चाहिए, सम्मान चाहिए। लगता है इससे पहले जो कम्युनिकेशन गैप था या आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो काम होने चाहिए थे, अब वो नए सिरे से शुरू हो जाएंगे और वो क्रिएटिविटी जो गति होगी वो क्रिएटिविटी बदलेगी। मैं सोचता हूँ कि पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, समय से लिया है। जो ये कह रहे हैं कि 1 साल या आप 3 महीने अगर चुनाव के नवंबर के बाद निकाल दें तो 9 महीने हैं। और मैं कह सकता हूँ कि आपने देखा होगा कि पहले कैबिनेट हुई, 2 महत्वपूर्ण निर्णय हमने प्रदेश के लिए। बिल्कुल। पहला कि कोरोना महामारी के दौरान जितने लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए जो कोरोना से संबंधित मुकदमे थे, कोरोना एक्ट के तहत जो मुकदमे दर्ज हुए थे, हमने सबको वापस ले लिया। पूरा प्रदेश विकास प्राधिकरण को लेकर कोई बाथरूम बना रहा था उसको दिक्कत हो रही थी, कोई होटल बना रहा था उसको दिक्कत हो रही थी, कोई दुकान बना रहा था उसको दिक्कत हो रही थी। पूरा प्रदेश में लोगों में हाहाकार मचा था प्राधिकरण को लेकर। लेकिन सर, इसका एक ड्रॉबैक नहीं होगा कि जब आपने प्राधिकरणों की स्थिति को अभी पूर्व की 2016 से पूर्व की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया, तो अब तो किसी को जो है नक्शे की एक तरह से फिलहाल जो जैसे बना रहा था वैसे बना ले, तो अवैध को भी वैध का दर्जा नहीं मिल गया। देखो, एक चीज सुनो, आप पर्वतीय क्षेत्र में
हमने प्राधिकरण भंग नहीं किए, प्राधिकरणों के जिम्मे हमने प्लानिंग रखी है कि वो प्लानिंग करे कि कैसे टाउनशिप बढ़नी है, कैसे पार्क बनेंगे, कैसे शौचालय की स्थिति होगी, वो प्लानिंग करे पूरे जिले की। अब किसी पे 5 बीसों जमीन है, 1 नाली जमीन है, उसमें आप जो है इतना सेटबैक छुड़वा दोगे, इतना पीछे छुड़वा दोगे तो आदमी, गरीब आदमी कहाँ मकान बनाएगा। और देखिए परिस्थितियों पे निर्भर करता है। हमारे प्रदेश के अंदर जो विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उनमें ये प्राधिकरण संभव था ही नहीं। हर जगह अलग अलग स्थिति है। कहीं आप हो सकता है 200 मीटर नदी से 200 मीटर भी खतरनाक स्थिति हो, और कहीं 200 मीटर में जो है पक्की जमीन आ जाए। तो परिस्थितियाँ निर्भर करती हैं कि कहाँ आप नक्शा पास करेंगे। देखिए, और नक्शा पास करना इतने सालों से चल रहा था, तो क्या अचानक हमको पूरे प्रदेश में ये आवश्यकता नहीं थी। इसलिए हमने पूरे प्रदेश की जन भावना का सम्मान करते हुए हमने कल निर्णय लिया कि हम प्राधिकरण, फिलहाल ये प्राधिकरण को काम प्लानिंग करना है कि कैसे विकास हो, कैसे हाउसिंग सोसाइटियाँ बने, वो प्लानिंग करना इसका काम है। सर, कर्मकार बोर्ड को लेकर के चूंकि बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, बहुत सारी चर्चा है, अगर दोबारा वो मंत्रालय मिलते हैं तो क्या कर्मकार बोर्ड में दोबारा आना चाहेंगे, वो तमाम गलतफहमियों को दूर करना चाहेंगे? देखिए, कोई किसी प्रकार की कोई न गड़बड़ी थी। मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी सारे तथ्य आपके सामने रखे थे। मैंने विधानसभा में भी पूरे तथ्य रखे थे कि इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। 2000 रुपये हमने हर मजदूर के खाते में डाले, तो क्या वो घोटाला हो गया? अरे कोरोना महामारी में हमने हर गरीब के खाते में, हर मजदूर के खाते में 2000 रुपये डाले। हमने बैंक खुलवाए। हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने कोरोना महामारी के दौरान भी अपने को एक तरह से उस बीमारी से जूझते हुए बैंकों में पैसा डाला, लड़ने के लिए उनको ताकत दी। हमने ऐसे समय में जब लोग दुखी थे, हमने उनको राशन किट दिया जिससे कि उनका चूल्हा जल सके, मजदूर भूखा न रहे। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसी स्थिति में अब कोई कहे कि घोटाला हो गया। हमने मृतक को 2,10,000 दिया, उसके वारिस को 2,10,000 दिया, 51,000 हमने लड़की की शादी में दिया, हमने बच्चा होने पे जो है मजदूर के बच्चे होने पे 10,000 रुपये दिया। तो अब ये सारी धनराशि डीपीडी के माध्यम से गई है। टेंडर भी पारदर्शी से हुए, चाहे साइकिल का हो, चाहे सिलाई मशीन का हो। ई टेंडरिंग हुई है, पूरे देश की ई टेंडरिंग हुई है। और वो भी हमने नहीं खरीद की, हमने तो भारत सरकार के एजेंसी को इसका, क्योंकि हम पे इतना टेक्निकल स्टाफ नहीं था कि हम खुद टेंडर कर सकते थे, तो हमने भारत सरकार की जो इम्पेलड एजेंसी थी उत्तराखंड में, उनको हमने काम दिया। तो अब देखिए, खरीदने वाले वो भारत सरकार की एजेंसी, उन्होंने ई टेंडरिंग की, क्योंकि 25 लाख से ऊपर कोई भी होगा तो ई टेंडरिंग होगी। तो अब इसमें घोटाला कहाँ से हो गया? विपक्ष अभी भी सवाल खड़ा कर रहा है कि अब देखिए, विपक्ष का तो काम ही ऐसा है। अगर मैं कह रहा हूँ सवाल कर रहा है तो बताया ना कि कहाँ गड़बड़ हुई। दोबारा इस मंत्रालय वापस आना चाहेंगे? नहीं, अभी तो देखिए पार्टी को तय करना है, मुख्यमंत्री को तय करना है। और कई चीजें इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।